हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर। ठीक है, ये मैथ का बेसिक सैंपल पेपर है। स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर हमने ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं। जो भी स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो स्टैंडर्ड के सैंपल पेपर में जाए और उन्हें देखे, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। देखो, आज हम लोग जो सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे ना, ये आपका सैंपल पेपर समझ के समझो कि एक पूरा ब्लूप्रिंट है जो कि एग्जाम पेपर में आने वाला है। एग्जाम पेपर में जो भी क्वेश्चन होंगे ना, वो इससे रिलेटेड ही आपको मिलने वाले हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझना। जब हमारा ये सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो हर एक चैप्टर से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं या फिर हर बार रिपीट होते हैं। उन क्वेश्चन को लेके आएंगे और उनके सोल्यूशन भी देंगे। हर एक चैप्टर के साथ हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। अगर आपको इस तरीके से वीडियो चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक, और 100 लाइक जल्दी से कंप्लीट करो। चलो शुरू करते हैं सैंपल पेपर को सॉल्व करना। ओके, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं सैंपल पेपर को। ये हमारा बेसिक का मैथमेटिक का सैंपल पेपर है। हम लोगों को डायरेक्ट आ जाना है सेक्शन ए पे। हम लोग ये सब नहीं पढ़ेंगे। आप एग्जाम में ये जरूर पढ़ लेना, क्योंकि जब ये आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन हो, कितने मार्क्स के। बस इतना ही होता है इसमें। अब यहाँ पर जो सेक्शन ए है इसे देखो। ये कह रहा है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर a and b are written as a equals to this and b equals to this where x, y are prime number then HCF of a, b is। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, a की वैल्यू ये दी गई है, b की वैल्यू ये दे दी गई। कहा जा रहा है कि इन दोनों का HCF क्या होगा। HCF फाइंड करना बहुत आसान होता है। चलो अभी बताते हैं। यहाँ लिख देंगे HCF। हमें HCF फाइंड करना है a, b का। देखो, हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि इन दोनों में कॉमन क्या है। हमने देखा यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x लिख दिया। इन दोनों में y है तो हमने यहाँ पर y भी लिख दिया। अब देखो, इन दोनों में पावर किसमें कम है। ये 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा, तो इसकी पावर 1 रहेगी। HCF में हम लोग वो नंबर लेते हैं, वो वैल्यू लेते हैं जिसकी पावर कम हो जाती है, ये वाला। अब देखो, इन दोनों में ये है ना, तो यहाँ पर होगा, तो हमारा जो HCF AOB होगा वो होगा XY²। इसका जो बी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी के सेकंड में आ जाओ। ये कह रहा है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई कोई 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर है। चलो इसे लिखते हैं फिर समझाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2, यहाँ कह रहा है 2 डिजिट। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई, 10 होता है। ये हो गया स्मॉलेस्ट, बोला गया स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर हो गया हमारा 10। ठीक है, फिर आगे कह रहा है एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। यहाँ लिख देते हैं स्मॉलेस्ट, यहाँ लिख दिया हमने कंपोजिट नंबर, कंपोजिट ये हो गया नंबर। हमने कहा जो हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है ना, वो क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों से आप एलसीएम फाइंड करके बताओ। एलसीएम फाइंड करना है तो 10 को करोगे फैक्टर तो क्या आ जाएगा, 5 × 2। 4 का फैक्टर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 × क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। सॉरी, तो हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 10, 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है हमारे पास। ओके, क्या 2 कॉमन हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5, बच क्या रहा है 2, 2 2 हो जाएगा 4, 4 5 हो गया 20। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर 20 आ गया। 20 ऑप्शन में है सी वाला। तो क्वेश्चन सेकंड हमारा सॉल्व हो गया। ऐसे हम लोगों को निकालना है HCF LCM। बहुत आसान क्वेश्चन है, और इसी तरह आपको सॉल्व करके भी बताना होगा एग्जाम में। ओके, चलो देखो, जहां पर जो क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर आ रहा है उसे सॉल्व करके ही लिखना, भले 1 मार्क्स का हो या 2 मार्क्स का हो। यहाँ पर बिना सॉल्व किए क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना, तो डायरेक्ट आप ऑप्शन लिख देना। अभी बताएंगे, इसमें आपको वैसे भी क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर कह रहा है इफ x इक्वल्स टू दिस इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस देन द वैल्यू ऑफ k इज। कह रहा है भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जनाब, आप हमें k की वैल्यू फाइंड करो। चलो करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन है 3, इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है x² - 2 kx - 6 = 0। ये हो गया हमारे पास। अब देखो, यहाँ पर ना हमें क्या पता है, हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे 3 वैल्यू पुट कर देंगे। x 3 है ना, यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर - 2 k 3
यहाँ पर हो गया 6 इक्वल टू 0, यहाँ पर हो गया हमारे पास 9 माइनस 3 2 6 के, और यहाँ पर -6 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें से, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 - 6 के इक्वल टू 0। इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, या फिर इसको इधर भेज देंगे 3 इक्वल टू 6 के हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3/6 इक्वल टू के की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1/2। देखो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमने यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि है 1/2, और 1/2 हमारे पास कहाँ है ऑप्शन में, देख लो 1/2। तो क्वेश्चन 3 का बी पार्ट हमारा करेक्ट हो गया। अब इसी के फोर्थ में आ जाओ, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -7 हैज 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। बहुत सिंपल है, इसको हम समझाएंगे फिगर से। देखो एक हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर, ये है क्वेश्चन हमारे पास 4, समझना इसे अच्छे से। ये ग्राफ है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अब क्या कह रहा है कि जो हमारा y है वो 0 है, y 0 है यानी कि यहाँ पर आ रहा है, ये बनेगा हमारे पास, एक लाइन चली गई ये, गॉट इट, समझ में आ गया, y 0 हो गया। आगे क्या कह रहा है कि y हमारा -7 है, y हमारा -7 मान लो, 1 आ गया यहाँ पर, ये 2 हो गया माइनस का, है ना, ऐसे ही 7 सपोज दैट यहाँ पर आ रहा होगा, तो 7 पॉइंट यहाँ पर बनेगा, तो एक लाइन बन गई हमारी ये। अब ये दोनों ही हमारी कैसी हैं आपस में, पैरेलल हो गई। जब कभी हमारी लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तब क्या होता है, नो सोल्यूशन होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन डी। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो 5 आपको दिख रहा है ना, इसको देखो। ओके, यहाँ कह रहा है वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट इज। बहुत सिंपल है, चलो हम लोग यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे, ये हो गया 2x² माइनस kx, और यहाँ पर हो गया प्लस के इक्वल्स टू 0। अच्छा हाँ, देखो इस पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। जो भी कमेंट करेगा ना, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अगर आपको चाहिए कि आप अगले 20 दिन में कैसे मैथ को कवर करें, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे करना है, ये सब हम आपको बता सकते हैं, बट बताएंगे कब, जब आप हमसे पूछोगे कमेंट करके, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन पे आ जाओ फिर से। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चाहिए तो इसके लिए आप शॉर्ट में चले जाओ, शॉर्ट्स वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से बता रखे हैं, आप उसको जाओ टिक लगाओ और सॉल्व करो। अगर उसके भी सोल्यूशन चाहिए ना तो जनाब कमेंट करके बता दो। यहाँ पर क्वेश्चन 5 हो गया हमारे पास ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा b² माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा b, ये हो जाएगा a, ये b, ये हो गया c, गॉट इट। तो यहाँ पर b की जगह पे हो जाएगा -k² माइनस 4 इंटू a इंटू सी हो गया k इक्वल्स टू 0। ये हो गया k² माइनस 8k इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। यहाँ पर आ जाओ, k को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा k - 8 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं k इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारे पास रूट, और k - 8 इक्वल्स टू हो जाएगा 0, और यहाँ पर k की वैल्यू हमें मिल जाएगी +8 मिल जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पर मिल गया एक 0,8। अब देखो ऑप्शन में है ये, कहीं ऑप्शन में है, हाँ डी है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर। क्वेश्चन 6 में आ जाओ। ये क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम x एक्सिस इज k यूनिट देन k इक्वल। अच्छा बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है कि भाई साहब ये बताओ, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से x एक्सिस के बीच की डिस्टेंस क्या है। अभी बता देते हैं, 2 मिनट लगेगा बताने में। देखो यहाँ पर ना एक रफ फिगर बनाते हैं फिर से। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि जनाब ये हो गया हमारे पास एक ग्राफ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। हमारे पास पॉइंट क्या है, 3 और 5। देखो 3,5, जो पहला नंबर होता है ये रिप्रेजेंट करता है x को, 5 रिप्रेजेंट करता है हमारे पास y को, ठीक है। अब ये देखते हैं पॉइंट हमारा कहाँ बनेगा, फिर बाद में जो ये पॉइंट बनेगा ना, उस पॉइंट से लेकर x एक्सिस के बीच की हमें डिस्टेंस बता देने, खत्म काम। ये 3 हमारा क्या है, x है ना, क्या है हमारे पास 3x। तो
हम लोग क्या करेंगे, एक्स सपोज दैट 3 यहाँ कहीं आ रहा होगा, वाई हमारा क्या है 5 है, तो 5 हमारा यहाँ आ रहा होगा, तो पॉइंट दोनों मिल के यहाँ कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3,5। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है कि जो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट से और एक्स एक्सिस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। भाई देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, 5 है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो आंसर जो हमें दिख रहा है यहाँ पर 5, ये है सी। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 है ना, ये भी सॉल्व हो गया, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन जो 7 है ना, इसको देखो, बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, जो भी लिखा है उसे लिख लेते हैं। यहाँ कह रहा है इफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास बी सी अपॉन, ये हो गया पी आर इक्वल्स टू सी ए अपॉन हो गया हमारे पास पी क्यू, ये है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये बताओ कि ये सिमिलर है ट्रायंगल, ये सिमिलर या फिर ये। देखो कैसे पता लगाते हैं, कह रहा है कि भाई साहब इन दोनों ये दो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल के जो हमारे पास साइड है ना, वो आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग है, करस्पॉन्डिंग साइड है और आपस में क्या है, इक्वल है। तो जनाब हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। देखो हम लोग इसी से फाइंड करेंगे, ये ए बी अपॉन क्या है क्यू आर, ए बी हमें कहीं दिख रहा है, पहले इसमें आता है, ये ए बी दिख रहा है, ए बी के पास क्या है क्यू आर है, जहां पर ए बी है वहीं पर क्यू आर भी है, ध्यान देना इस बात को। ठीक है, ये है बी सी, बी सी कहाँ दिख रहा है, बी ये है, सी ए, बी सी यहाँ पर है, और यहाँ पर इसके नीचे क्या है पी आर, पी आर यहाँ पर है, दोनों सेम पोजीशन पे हैं। अब यहाँ पर सी ए और पी क्यू, सी ए देखो आगे से 2 है, पी क्यू भी आगे से 2 है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर चलो हम लोग बी को चेक कर लेते हैं, तो ए बी कहाँ दिख रहा है, ए बी हमें यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल सही। क्यू आर हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। देखो ए बी ये आगे दिख रहा है, क्यू आर हमें पीछे दिख रहा है, तो ये गलत हो गया, बिल्कुल सेम पोजीशन पे होना चाहिए, तो ये आंसर हमारा करेक्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो कहीं भी कोई डाउट है ना, कमेंट करके हमें जरूर बताओ। अब क्वेश्चन देखो जैसे कि 8, इस क्वेश्चन में ना कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसमें टिक लगा देंगे और सोल्यूशन में क्या लिख दोगे, आप लिख देना भैया डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, और डी ऑप्शन में क्या है RHS, बस ऐसे। अभी बताते हैं, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल। कह रहा है सिमिलरिटी क्राइटेरिया किस कौन सा नहीं होता भाई, ये RHS वाला नहीं होता है, और ये तीनों तो होते ही हैं, बस क्लियर हो गया, और कुछ तो है नहीं, कैलकुलेशन है नहीं इसमें। अब यहाँ पर 9 है ना, इसमें आ जाओ। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है 9 इन फिगर इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट ओके टू अ सर्कल विद सेंटर O, क्लियर है दैट दिस देन PTQ इज इक्वल टू PTQ, ये एंगल हमें फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। देखो इसको फाइंड करने के लिए ना हम पहले फिगर बना देते हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास एक सर्कल, ठीक है, ये सर्कल का हो गया एक टेंजेंट, ये दूसरी टेंजेंट हमारी ये, और ये हो गया हमारे पास सर्कल का सेंटर, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। समझना, हमें ये एंगल पता है 110 है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ये वाला एंगल फाइंड करो, फाइंड नहीं कर पाओगे, बहुत आसानी से कर लोगे। ये है हमारे पास PQT, ये हो गया। देखो कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या है, हमारे पास रेडियस है, और ये क्या है, टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट जब टच करती हैं तो परपेंडिकुलर बनता है, और परपेंडिकुलर बनते ही यहाँ पर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का हो जाता है। सेम यहाँ पर भी होगा, जब कभी भी हमारी रेडियस टेंजेंट को टच करेगी तो परपेंडिकुलर बनेगा, और परपेंडिकुलर बनते ही हमारा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। अब ये एंगल हमें पता चल गया 90 है, ये एंगल हमें पता चल गया 90 है, ये 110 है, और ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो POQT इन चारों एंगल का जो सम हो जाएगा वो 180 डिग्री के बराबर, सॉरी 360 के बराबर हो जाएगा। इससे हम लोग ये सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ सोल्यूशन पे। क्वेश्चन है हमारे पास, ये कौन सा है, ओके ये है 9। इसमें लिखेंगे एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 360 हो गया, ठीक है। अब देखो 110 9 9 18 हो गया, तो यहाँ पर हम P और Q को लिख देते हैं डायरेक्ट, 110 प्लस 180 एक एंगल प्लस एंगल T इक्वल्स टू हो गया 360, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एंगल T इक्वल्स टू 360 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 290
तो ये हो गया 290 और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 70। तो जो एंगल टी है ना हमारे पास वो क्या हो गया 70 आ गया। हमें यही फाइंड करके लाना था। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन। एक बार और चेक कर लेंगे 200 और यहाँ पर 290, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 70। बस ठीक है, 70 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन 10 में आ जाओ। ये कह रहा है इफ cos A इक्वल्स टू दिस देन tan A इज, कह रहा है cos A अगर ये है तो tan A की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल है, cos A और tan A का अगर फॉर्मूला आपको आता है ना तो आप इजिली कर लोगे। देखो क्वेश्चन है हमारे पास 10, यहाँ लिख देते हैं cos A इक्वल्स 4/5। ठीक है, देखो cos का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे भैया बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो चलो राइट एंगल ट्रायंगल एक बना देते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 90 हो गया। 90 के सामने जो साइड होती है ना वो क्या होती है, हाइपोटेनस हो जाती है। ये बेस, यानी कि हमें ये 4 पता है, हाइपोटेनस हमें 5 पता है, हमें ये परपेंडिकुलर सिर्फ ये फाइंड करना है। कितनी बात क्लियर है। ये हो गया हमारे पास बी, इसे बोल देते हैं सी, इसे बोल दिया हमने ए। गॉट इट, क्लियर है। अब देखो पूछा क्या है, कह रहा है भैया tan A की वैल्यू क्या होगी। tan A, अच्छा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan A का फॉर्मूला क्या होता है ये बता। आप कह दोगे जनाब यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अगर हमें tan A की वैल्यू चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर है क्या। यहाँ पर तो पता नहीं है, तो हम लोग परपेंडिकुलर को फाइंड करेंगे। कैसे, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइडें हमें पता है, तीसरी हमें फाइंड करनी है तो यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, हाँ लिख देते हैं एन ट्रायंगल ए बी, ये हो गया सी, ये हो जाएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारे पास बी सी स्क्वायर प्लस नहीं हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ए सी स्क्वायर। ये हो गया, क्लियर है। अब ए बी हमारे पास क्या है 4, ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास पता नहीं है तो बी सी को हम लोग बी सी लिख देते हैं और ए सी हमें पता है जो कि है 5, ये 5 का स्क्वायर। यहाँ पर हो गया हमारे पास बी सी इक्वल्स टू 5, 5 जा हो जाएगा 25। यहाँ पर 4 है ना, इधर आ जाएगा तो माइनस का 4, 4 जा हो जाएगा 16। यहाँ पर स्क्वायर लगा, स्क्वायर हटा के सीधे रूट, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 9। 9 रूट से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर हमें मिला वो 3 है। ठीक है, बस वैल्यू को पुट कर दो, परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस हमारे पास 4 है और ये हो गया हमारा आंसर 3/4। कितना सिंपल इजी था ना। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, ऑप्शन में 10 है, 3/4 है ना, 3/4 ये है 10। क्वेश्चन 11, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि जनाब यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे पास टावर है ना उसकी जो हाइट है, मान लो ये टावर है, इस टावर की जो हाइट है सेम उतनी ही शैडो बन रही है। मान लो x सेंटीमीटर की हाइट है तो जो हमारी शैडो बन रही है इस टावर की वो भी x सेंटीमीटर की बन रही है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, tan थीटा अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पर x है और बेस भी हमारा x है, तो ये क्या हो गया x/x 1 आ गया। तो हमने क्या देखा tan थीटा कितना हमें मिल गया 1। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 कब होता है, 60 डिग्री में, 90 डिग्री में, आप कहोगे भैया होता है 45 डिग्री में। कितने डिग्री में, 45 में। बस ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर। समझ में आया ना। फिर समझो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है ना उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाओ और देखो कि 10 की वैल्यू 1 कब होती है, 60 डिग्री में होती है, 60 में होती है, 90 में होती है, 30 में होती है, 0 में होती है या 45 में होती है। तो आपको दिखेगा कि 45 डिग्री में 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा 45। यहाँ पर देखो बी ऑप्शन हो गया। तो क्वेश्चन जो हमारा 11 है ये हो गया है सॉल्व। अब आते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। बहुत सिंपल है, देखो अगर आपको फॉर्मूला आता होगा ना तो आप इजिली कर लोगे। क्वेश्चन 12 देखो आपने देखो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस
स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये पढ़ा है ना। थीटा की जगह पे ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस प्लस का इक्वल के साइड जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया? साइन स्क्वायर ए के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए, ऑप्शन ए आंसर। कितना सिंपल है बताओ। इससे ज्यादा सिंपल इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे एग्जाम में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। ये कह रहा है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज सेम एज द साइड ऑफ अ स्क्वायर, द पेरीमीटर आर इन द रेशियो। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज सेम एज द साइड ऑफ अ स्क्वायर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास जो सर्कल है ना उसका जितना रेडियस है उतना ही हमारे पास जो स्क्वायर है उसके साइड है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन 13 को अच्छे समझने की हम लोग फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, इस सर्कल का हमने रेडियस बोल दिया, ये है हमारे पास x सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमारे पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर की जो साइड होगी ना वो भी इस रेडियस के बराबर होगी, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। क्वेश्चन ने क्या बताया? क्वेश्चन ने बताया कि जो ये हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल का जो रेडियस है, जितना इस सर्कल का रेडियस है उतना ही इस स्क्वायर की साइड है। क्लियर, समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पेरीमीटर आर इन द रेशियो। इनके पेरीमीटर ना हमें रेशियो में बताने हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ये हो गया सर्कल, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास आर यानी कि रेडियस, चलो एक्स मान लेते हैं रेडियस को थोड़ी देर के लिए। हमने क्या कह दिया, जो रेडियस है वो बराबर है एक्स के। क्लियर इतनी बात। और यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू साइड, ठीक है। साइड हो गई हमारे पास एक्स से एक्स ये से, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 ऑप्शन में है हमारे, पाई बाई 2, ओके। पाई बाई 2 ये देखो, ये रेशियो में लिखो या फिर डिवाइड में लिखो एक बात है। पाई रेशियो यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। तो क्वेश्चन जो 13 है ये हो गया हमारा सॉल्व। आई होप समझ में आ गया। अब क्वेश्चन 14 में आ जाओ। ये कह रहा है द एरिया ऑफ द सर्कल इज दिस, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। कह रहा है कोई एक सर्कल है, उस सर्कल का एरिया ये है, तो जनाब रेडियस क्या होगा? चलो देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे पास 14। सर्कल का एरिया हमें पता है, यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल हो गया हमारे पास 154 था ना, ओके ओके ओके, हाँ 154। हमसे क्या पूछ रहा है? रेडियस पूछ रहा है। बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? आप कहोगे पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सही। 154 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल हो गया 154। ये देखो 22 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 इंटू 7 यहाँ पर लिख देते हैं आर स्क्वायर। 7 इंटू 7 7 जो 49, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रूट 49। 49 किसका होता है? 7 का होता है। तो हमें यहाँ पर रेडियस क्या मिल गई? 7 मिल गया। समझ में आ गया। हमें रेडियस बताना था तो रेडियस हो गया हमारे पास 7। तो क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 14 7 ये हो गया। समझ में आ गया है ना। कितना इजी क्वेश्चन, देखो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 15 है ये क्या कह रहा है? व्हेन अ डाई इज थ्रो वंस, एक डाइस है उसे फेंका गया एक बार, तो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 4 इज। देखो क्वेश्चन है हमारे पास 15, ये क्या कह रहा है कि एक डाइस है उसको फेंका गया, ऐसे लिया गया फेंक दिया गया है ना। लूडो खेलते हैं हम लोग, उसमें डाइस को फेंकते हैं। तो जब हम लोग डाइस को फेंकते हैं तो क्या क्या नंबर आते हैं? 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, 5 आ जाता है और 6 आ जाता है। ये हो जाता है, आता है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 से कम ऐसे नंबर बताओ जो 4 से कम हो और इवन नंबर हो। वो क्या है हमारे पास? सिर्फ 2 है, एक ही ऐसा नंबर है। क्या है? 2 है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम हमारे पास क्या है? यहाँ लिख देते हैं टोटल आउटकम, यहाँ पर हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स। टोटल आउटकम हमारे पास क्या है? यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 6। फेवरेबल आउटकम क्या है? सिर्फ 1, एक ही तो है। क्वेश्चन ने क्या बोला है? फिर से पढ़ लो एक बार।
क्वेश्चन हमसे कह रहा है, बार बार कह रहा है, चिल्ला के कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी ऐसा इवन नंबर जो कि 4 से कम है। 4 से कम एक ही इवन नंबर है, कितना है, सिर्फ एक है, तो हमारी जो इवेंट होगा ना वो क्या हो जाएगा, 1/6। समझ में आ गया। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी ना 4 से कम इवन नंबर आने की, वो हो जाएगी 1/6। क्वेश्चन है 15, 1/6 डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन 16 पे आ जाओ। देखो यहाँ कह रहा है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ओके ओके, ये कह रहा है द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो ये मॉडल क्लास दिख रहा है ना, इसकी लोअर लिमिट बतानी है, बहुत सिंपल है। फ्रीक्वेंसी में आना है, जब भी हमें मॉडल क्लास को चेक करना है ना, तो हमें क्या करना है, हमें सीधा फ्रीक्वेंसी में आ जाना है और उसमें देखना है कि भाई साहब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कहाँ दिख रही है। हमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ दिख रही है 20 में। इसके ऊपर जो क्लास दिख रही है ना, इस क्लास को पकड़ो, ये भी मॉडल क्लास हो गई। ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया हमारा अपर लिमिट। अब देखो ये जो लोअर लिमिट है ये है 15, हमसे क्या पूछा है, लोअर लिमिट, तो 15 हो गया हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया, कितना सिंपल क्वेश्चन है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा आर रेक्टेंगुलर शीट of paper this is rolled to form a hollow cylinder of height this the radius of the cylinder is। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि भैया एक पेपर ले लिया गया, जो कि जो हमारा सीट है ना, रेक्टेंगुलर सीट है, उसको लिया गया। सपोज दैट, इसको ऐसे समझो, ये रेक्टेंगुलर सीट पेपर दिख रहा है, रेक्टेंगुलर है हमारा, है ना, इसको लिया गया और इसको लेके इसी को सिलेंडर बना दिया हमने। दिख गया सिलेंडर। तो कह रहा है कि जो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर की रेडियस क्या है, हमसे क्या पूछा है, रेडियस। चलो अभी बताते हैं, एक सेकंड। ओके, तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, समझना अभी। क्वेश्चन हो गया हमारे पास 17। देखो ये पेपर शीट ली हमने, ठीक है, इसको फोल्ड किया, इसको क्या बना दिया, इसको बना दिया सिलेंडर, बना दिया सिलेंडर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी जो रेडियस है ना, वो रेडियस फाइंड करके बता दो। तो हमने अभी क्या देखा कि भैया इसका जो एरिया होगा वही एरिया इसी का होगा, क्योंकि सेम सीट से ही बनाया जा रहा है, ना कट किया जा रहा है, ना एक्स्ट्रा ऐड किया जा रहा है। तो हमने क्या देखा कि इसका जो एरिया होगा और इसका जो एरिया होगा वो बराबर होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। सर्कल का निकालेंगे सर्कमफेरेंस, तो हो जाएगा हमारे पास 2πr/h। लेंथ इंटू ब्रेथ हमें पता है कितना, 40 इंटू 22 है, 40 इंटू 22 इक्वल्स टू 2 इंटू पाई, पाई हो गया 22/7। आर हो गई हमारे पास रेडियस, इंटू एच, एच मतलब हाइट, हाइट हमें गिवन है 40। मिलो हो गया काम। मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड, कैंसिल, ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड, कैंसिल। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमें 7/2। 7 डिवाइड में इधर जाएगा, ऊपर आ गया, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है हमारे पास आर, हमें रेडियस क्या मिल गया, 7/2। रेडियस है हमारे पास 7/2, 7/2 रेडियस हमारे पास है कहीं, ऑप्शन में नहीं है भाई, 7/2 नहीं है, तो 7/2 का हाफ कर दो भाई, 3.5 आ जाएगा। इसका हाफ कर दोगे तो 3.5। ओके, हमें लगा पता नहीं कहीं कुछ गलत कर दिया, बट नहीं भाई, सब सही है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन हमारा 17 भी हो गया है। अब क्वेश्चन 18 में आ जाओ। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यहाँ पर क्या कह रहा है, द मीडियन क्लास इज, हमें मीडियन क्लास बताना है। अच्छा, ये मीडियन क्लास ना, आप क्या करो, हम एक चीज आपको बता देते हैं, इसका आप CF निकाल लो पहले, तो क्या कर लो, CF निकालो, फिर इसको सॉल्व करो। अच्छा कहो तो इस क्वेश्चन को ना हम आपको दे दे कि आप ये खुद से करो, एक बार ट्राई करो कि आप ये कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बहुत सिंपल है यार, बहुत आसान है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास असर्शन का। यहाँ पर क्वेश्चन जो 19 है, ये क्या कह रहा है, द पॉइंट दिस लाई ऑन वाई एक्सिस। ये कह रहा है जो ये पॉइंट है ना, ये वाई एक्सिस में लाई कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, एक्स तो हमारा 0 है, वाई 4 है, तो वाई एक्सिस में ही आएगा। कह रहा है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। बिल्कुल सही है, मतलब कि हमारा ए और बी, मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही है। तो बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज अ करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन ए हमारा हो गया। कितना आसान है ना। अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ पर क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 5। कह रहा है कोई 2 नंबर है, उस 2 नंबर का HCF यहाँ लिख देते हैं।
कोई दो नंबर होंगे हमारे पास, HCF लिख देते हैं, ठीक है। उन दो नंबर का जो HCF है वो 5 है, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 150, उन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट, मान लो कोई दो नंबर है A एंड B, इन्हीं दोनों का जो प्रोडक्ट है 150 है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन देयर LCM इज 40, तो उनका LCM क्या 40 होगा। चलो चेक कर लेते हैं, सोल्यूशन पे आओ क्वेश्चन नंबर 20 के। तो यहाँ पर हमें पता है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये हमें पता है। तो HCF हमारे पास 5 है, LCM को हम लोग चेक कर रहे हैं क्या 40 आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है 150, 5 3 जा 15 30, तो हमें LCM कितना मिल गया, यहाँ पर 30 मिल गया। हमें यहाँ पर LCM 30 मिल गया है, बट क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि भैया जो इसका LCM होगा वो 40 होगा, यानी कि हमारा यहाँ पर असर्शन गलत है। ये कह रहा फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B HCF A, B इनटू LCM दिस इक्वल्स टू A इंटू B, बिल्कुल सही है। असर्शन हमारा गलत है और रीजन बिल्कुल सही है। रीजन क्या कह रहा है, रीजन ये कह रहा है कि अगर हमें किसी भी दो पॉजिटिव नंबर है ना, उसका HCF और LCM का मल्टीप्लाई करते हैं, और उन्हीं दो नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, जिन नंबर का HCF LCM हमारे पास है, तो वो दोनों इक्वल आते हैं। ये कह रहा है, ये बिल्कुल सही है, ये गलत है, मतलब कि ए असर्शन सही है, रीजन हमारा सॉरी असर्शन गलत है, रीजन हमारा सही है। तो यहाँ लिखेंगे बोथ, ये असर्शन A इज ट्रू, नहीं असर्शन A इज फॉल्स बट रीजन R इज ट्रू, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया सेक्शन ए, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करके हमने आपको बताया है। कहीं कोई डाउट है कमेंट करो। ये क्वेश्चन नंबर 19 मीडियन फाइंड करना है, बहुत आसान होता है, आप एक बार CF को फाइंड कर लेना। बस CF कैसे फाइंड किया जाता है हम फिर से बता दे रहे हैं, कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती, मान लो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 4 8 6, जो भी हमारे पास पहली फ्रीक्वेंसी होगी CF में बिल्कुल वही लिख दो, फिर बाद में ऐड कर दो, 2 और 4 6, 6 और 8 हो जाएगा हमारे पास 14 एंड सो ऑन, ऐसे ऐड करोगे CF मिल जाएगा। बस आपको अब मीडियन निकालना है, ये आप एक बार खुद से निकालो और हमें कमेंट करके बताओ कि भैया आपका मीडियन क्या आया है। चलो अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी में। अब सेक्शन बी के क्वेश्चन 21 पे आ जाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन कह रहा है जो ये हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए ना, ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ये हमें बताना। इसको बताने से पहले हम लोग देखेंगे कि कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है। देखो कंसिस्टेंट की बात करते हैं सबसे पहले। कंसिस्टेंट कब होगा, जब हमारी इक्वेशन A1/A2 नॉट इक्वल टू होगा B1/B2 के, या फिर A1/A2 इक्वल टू होगा B1/B2 के, या फिर C1/C2 के इक्वल होगा। उस केस में होगा हमारा कंसिस्टेंट। इन दोनों में से अगर कोई एक होता है तब हम लोग बोलेंगे कि हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अगर हमारी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगी तो केस क्या होगा, तब होगा हमारे पास A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, ये होगा। ये बात क्लियर आपको समझ में आ गई। कंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है। तो चलो अब चेक करते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ पर A1 ये होगा 3, B1 2 और C1 हो जाएगा -8। -8 क्यों होगा, क्योंकि 8 को उठा के इधर पहले लाएंगे तब -8 बनेगा, ठीक है। वैसे ही B1 ये हो गया, C1 A1 सॉरी A2 ये हो गया, B2 ये हो गया और C2 ये हो गया। क्लियर है। चलो अब A1/A2 को चेक करो, ये होगा 3/6, ये हो गया 1/2। अब हम लोग चेक करेंगे B1/B2 को, यहाँ पर हो जाएगा 2/-4, ये हो जाएगा 1/-2, ये आ गया हमारे पास। तो हमने क्या देखा कि हमारा क्या ये दोनों इक्वल है, A1/A2 क्या इक्वल है B1/B2? नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 1/2 है और ये 1/2 है, बट यहाँ पर माइनस है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो हमारी कंडीशन बन रही A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कब होता है, जब हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है तब। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे कि भैया ये कंसिस्टेंट है।
इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन 22 में आ जाओ। ये कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ देन प्रूफ दैट दिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई साहब ए बी सी डी हमारी ये ट्रेपेजियम है, तो जनाब जो ए बी है ना इसके पैरेलल है ई एफ और ये इसके पैरेलल है डी सी का। ये क्वेश्चन ने कह रहा है कि प्रूफ करो कि जो ये ए ई दिख रहा है अपॉन में ई डी है और बराबर है बी एफ अपॉन एफ सी के। ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो इसके सोल्यूशन को। यहाँ पर हमने ट्रेपेजियम बना दिया, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं ई, ये हो गया एफ। अब अगर हमें इसकी साइड आपस में इक्वल प्रूफ करनी है ना, तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी जो कि होगी डी से लेकर बी तक की। इसकी करने से क्या हुआ, इसके करने से ये एक अलग ट्रायंगल हमें दिखने लगा, इतना अगर देखोगे ध्यान से, और ये हमें अलग ट्रायंगल दिखने लगा। अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हम लोग बीपीटी थ्योरम को यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो सबसे पहले जो भी गिवन है वो लिखो। हमें यहाँ पर गिवन है कि जो ए बी है ये पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें अब प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास बी एफ अपॉन एफ सी। ये हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्ट किया, हमने कंस्ट्रक्ट क्या किया है बी डी, या फिर लिख देते हैं ज्वाइन, ज्वाइन, ये हो गया हमारे पास बी डी। ये बात क्लियर है। अब सीधे प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ में क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लेंगे ये वाला ट्रायंगल, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल को लिया और हमने क्या कहा कि भैया इस ट्रायंगल में जो हमारे पास ए, देखो ई एफ है ना, ये इस समय ए बी के पैरेलल है। तो अगर हम लोग बोले कि जो ये ई जी है हमारा, ये इतना पार्ट, ये भी हमारा इस पूरे के पैरेलल होगा, ठीक है। अगर ये पूरा इसके पैरेलल है तो इतना पार्ट भी इसके पैरेलल होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ई जी पैरेलल हो गई हमारे पास ए बी के। ये बात भी क्लियर समझ में आ गई होगी आपको। कहीं कोई दिक्कत है कमेंट करके जरूर बता दो, ठीक है। तो इजी पैरेलल हो गई हमारे पास ए बी के। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ना हम लोग यूज करेंगे बीपीटी थ्योरम। कैसे, अभी बना बताते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। बीपीटी थ्योरम नहीं आती है तो जाओ उसे एक बार पढ़ लो जाके, और अगर बीपीटी थ्योरम का पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करके बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ना एग्जाम में बीपीटी थ्योरम प्रूफ करने के लिए भी कह दिया जाता है। तो जो इससे पहले वाला हमारे पास सैंपल पेपर था ना बेसिक का, उसमें भी हमने बीपीटी थ्योरम को प्रूफ किया है, और जो हमने स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर सॉल्व किया ना दो, उसमें भी बीपीटी थ्योरम प्रूफ किया। तो बीपीटी थ्योरम और रूट 2 इज इरेशनल नंबर, या फिर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, या फिर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। ये समझ लो क्वेश्चन आने के चांस 99% होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ फिर से। ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया बी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया जी। देखो बीपीटी थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर ये इसके पैरेलल है तो यहाँ पर जो ये साइड है ना, इन साइड का रेशियो बराबर होगा दूसरी वाली साइड के रेशियो से। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास है ए अपॉन ए डी, ये बराबर है बी जी अपॉन, ये हो जाएगा जी डी के। ये बात क्लियर है, इसे बोल देंगे ये हमारी पहली इक्वेशन। कहीं कोई डाउट है फिर से कमेंट करो। इतना समझ में आ गया। अब इस वाले ट्रायंगल को छोड़ो, अब इस वाले को पकड़ो। इस वाले ट्रायंगल को लेंगे बिल्कुल इसी तरह, इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये हो जाएगा हमारे पास डी बी जी, सॉरी डी बी सी, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने क्या कहा कि जनाब अगर ये वाली, देखो अब ये अगर इस पूरी, देखो ये पूरी अगर इसके पैरेलल है तो इतना पार्ट जी एफ वाला, कौन सा जी एफ वाला, भी इसके पैरेलल होगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जी एफ पैरेलल है किसके, डीसी के। अब जी एफ पैरेलल डीसी के है तो भाई यहाँ पर भी हम लोग यूज करेंगे बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम की हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं कि जो बी एफ है अपॉन क्या हो जाएगा एफ सी, वो बराबर है बी जी अपॉन, ये हो जाएगा जी टी के। ये हो जाएगा इक्वेशन हमारे पास 2। इतनी बात क्लियर समझ में आ रहा, बहुत आसान है। अब आ जाओ आगे। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो। ए ई अपॉन ए डी बराबर है बी जी अपॉन जी डी के।
फिर बी एफ अपॉन एफ सी बराबर है बी जी अपॉन जी डी के, दोनों ही सेम है। तो यानी कि ये अगर इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। समझो, बीजी अपॉन जी डी लिखा ना, बीजी अपॉन जी डी है, इसका मतलब ये दोनों ही तो इसके इक्वल है। अगर ये दोनों इसके इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर हो जाएगा ए ई अपॉन ई डी, ये इक्वल हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ सी के। बस यही हमें प्रूव करके दिखाना है और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर। समझ में आ गया। अब इसके बी वाले पार्ट में आ जाओ। ये कह रहा है इन फिगर इफ ए डी इक्वल टू दिस, बी डी इक्वल टू दिस, ए ई दिस, ई सी दिस एंड एंगल दिस, फाइंड एंगल ए बी सी। ए बी सी हमें ये एंगल फाइंड करना, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर ना हमें सब कुछ पता है। हमें यहाँ पर ए डी पता है जो कि है 6 है, लिख देते हैं। यहाँ पर हमें पता है बी डी है 9, ये भी लिख देते हैं। यहाँ पर ए ई ये 8 है और ये हमारे पास ई सी 12 है, ये हमें पता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये एंगल फाइंड करो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, क्या हमारे पास ये वाली साइड का रेशियो बराबर है इस वाली साइड से। अगर इस साइड का रेशियो इस वाली साइड से बराबर होगा तो हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम की हेल्प से कह देंगे कि ये ईडी पैरेलल है बीसी के। और जब कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यहाँ पर लगेगी तो ये दोनों हमारी पैरेलल हो जाएंगी और पैरेलल होने के बाद ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। समझ में आया। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं सीधे सोल्यूशन पे, है ना। आप गिवन इवन सब कुछ लिख लेना, हम सीधे आ जाते हैं सोल्यूशन पे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। हम ये वाली साइड ले लेते हैं, इसमें लिख देते हैं कि जो हमारे पास ए डी है अपॉन में है डी बी इक्वल्स टू, ए डी है 6, डी बी हो गया 9, क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर 2/3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमने कर दिया ए ई अपॉन हो गया हमारे पास ई सी, ए ई 8, ए सी हमारे पास 12, तो यहाँ पर 2/3 आ गया। तो हमने क्या देखा, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी दोनों क्या है, दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू है ए ई अपॉन ई सी के इक्वल है। तो हम लोग बोलेंगे बाय बीपीटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम जो हमारे पास डी ई है ये पैरेलल हो जाएगा बी सी के। ठीक है, रीजन लिख देते हैं बाय कन्वर्स ऑफ ये हो गया हमारे पास बी पी टी थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम एक बार समझ लो क्या होती है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम कहते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल के साइड के रेशियो आपस में इक्वल है तो यहाँ पर जो ये साइड लाइन दिख रही है ना, ये पैरेलल हो जाएगी ट्रायंगल के किसी तीसरी साइड से। बस सिंपल है। तो यहाँ पर हमने पैरेलल बता दिया। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल इसके क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है। तो हम लोग बोल देंगे एंगल ए डी ई, ये एंगल इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, ये दोनों ही एंगल आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे ए डी ई हमारा 48 है, तो एंगल ए बी सी भी हमारा क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। बस ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारे 22 के बी का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल। पहला वाला क्वेश्चन 22 वाला हमारा सॉल्व हुआ था बीपीटी से और इसी का बी वाला पार्ट हमारा सॉल्व हुआ कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन 3 ये कह रहा था लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो इसको समझना थोड़ा सा, फिगर बनाएंगे फिर इसको पढ़ते जाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है हमारे पास 23, क्वेश्चन 23 में आ जाता है। पहले तो हम यहाँ पर एक बना देते हैं सर्कल, ये सर्कल हो गया। ठीक है, ये सर्कल का हमारा सेंटर हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़ो और इसी को फिगर को बनाते रहो। क्वेश्चन 23 कह रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट की जो लेंथ है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ए से एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। देखो सेंटर ऑफ द सर्कल से जो लेंथ है ना हमारे पास ए पॉइंट की, वो हो गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। क्या हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। और जो हमारी टेंजेंट बन रही है, टेंजेंट ये
इसकी जो लेंथ है हमारी वो कितनी है, वो यहाँ पर बताई गई है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस फाइंड करना। ये हो गया हमारा रेडियस, ये चीज फाइंड करना। अब फाइंड नहीं कर पाओगे, बताओ, अभी हम बताते हैं। देखो, जब कभी भी टेंजेंट हमारी रेडियस को टच करेगी तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और परपेंडिकुलर होते ही बना देगा 90 डिग्री का एंगल। तो अब इसको सिर्फ ध्यान से देखो, ये देखो, यहाँ पर हमें ये 90 डिग्री है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं ओ, और इसको हम बोल देते हैं कुछ भी टी, ठीक है। ये हो गया टी, यहाँ पर हो गया हमारे पास ओ, ये हो गया हमारे पास ए, ओ ए हो गया हमारे पास 5, ठीक है, 90 के सामने, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 5, और हमारे पास ये हो गया 4। हमें सिर्फ ये फाइंड करना है। तो देखो, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड हमें पता है, तीसरी नहीं पता है। तीसरी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। थोड़ी देर के लिए सर्कल को भूल जाओगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ही तो दिखेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो साइड पता है, तीसरी नहीं पता है। तीसरी को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, तो जल्दी से कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओ टी ए, ठीक है। हमारे पास जो एंगल है ओ टी ए, ये हमारा 90 डिग्री का है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि भैया टेंजेंट जब भी रेडियस को टच करेगी तो जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का। तो यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पाइथा। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ओ टी स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए टी, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। ओ ए हमारे पास 5 है, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ओ टी को ओ टी ही लिख देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा ए टी, ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर। 25, 4 4 जा 16, इधर आ जाएगा माइनस का 16, ओ टी हो जाएगा हमारे पास ओ टी का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9, ये हटेगा रूट में हो जाएगा ओ टी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 इक्वल्स टू ओ टी। तो हमें ओ टी क्या मिल गया, यहाँ पर 3 मिल गया, है ना। यानी कि जो हमारी रेडियस है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। बस हमें यही फाइंड करना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा सोल्यूशन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भाई साहब बहुत आसान है, बट आसान ये तभी आपको लगेगा जब आपको फॉर्मूले आते होंगे ट्रिग्नोमेट्री के। चलो करते हैं सर। क्वेश्चन है 24, यहाँ पर क्वेश्चन 24 को लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है साइन स्क्वायर 60 प्लस 2 1045 माइनस कॉस स्क्वायर 30, ये हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर 60 लिखा है, यानी कि साइन 60 इसकी वैल्यू क्या होगी आप बताओ। आप कहोगे भैया रूट 3/2, यहाँ लगा दिया होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर कहाँ से है, स्क्वायर लिखा है, ये हो गया, प्लस 2 है, 2 लिखा, 1045, 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, माइनस कॉस 30 इसकी वैल्यू होती है रूट 3/2, और यहाँ पर लगा दो होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा, रूट ऊपर भी जाएगा, रूट नहीं, सॉरी, स्क्वायर हटेगा तो सॉरी ब्रैकेट हटेगा तो स्क्वायर ऊपर भी लगेगा नीचे भी लगेगा। रूट 3 का स्क्वायर बन जाता है 3, और यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। कैसे, देखो, रूट 3 में स्क्वायर लगाएंगे तो इसको हम लोग रूट 3 लिख सकते हैं। रूट 3 क्या होता है, 3 होता है, बस। प्लस यहाँ पर हो गया 2 माइनस 3/, ये हो गया हमारे पास 4। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, या फिर एलसीएम ना लो, 3/4 ये है, 3/4 ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2, तो ये हो गया 2 हमारा इसका आंसर, है ना। कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन था 24 हमारा कंप्लीट। नाउ कम टू द क्वेश्चन 25। अब इसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन बचे हैं, यहाँ पर ए और बी। क्वेश्चन 25 है, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। कोई सर्कल है, उस सर्कल का हमें डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है। आगे कह रहा है हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियस दिस एंड दिस। कह रहा है कि जो एक हमारे पास सर्कल है ना, उस सर्कल का आपको डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है। बट उस सर्कल का जो एरिया है वो बराबर है सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल के एरिया के सम के बराबर। देखो, क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं 25 में। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया
ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू है सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल। इतनी बात क्लियर है। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होगा भैया, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाओ तो ये हो जाएगा पाई आर, आर मतलब रेडियस, रेडियस हमें इन दोनों की पता है 40 और 9 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा पाई आर मतलब रेडियस 9 का स्क्वायर। देखो फिर से, सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल के एरिया का सम, तो पहला वाले सर्कल का एरिया ये हो गया, दूसरे वाले सर्कल का एरिया ये हो गया, अब इनका सम कर रहा है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, आर की जगह में आर की वैल्यू, आर की जगह में आर की वैल्यू, यहाँ पर हो गया पाई आर, यहाँ पर लिख देते हैं, एक काम करते हैं, पाई आर स्क्वायर, इसमें से हम पाई को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 4 जा 16 00 प्लस 9 9 जा 81, ये हो गया। अब देखो इस पाई से ये पाई कैंसिल, यहाँ पर हो गया हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1681, ये हो गया, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर लग जाएगा रूट 1681, ये किसका हो जाएगा 41 का, है ना, 41 का जो स्क्वायर होता है 1681 होता है, यहाँ पर हो गया रेडियस 41 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर रेडियस मिल गई है, बट क्वेश्चन ने क्या कहा था कि इस वाले सर्कल का डायामीटर बताओ, तो डायामीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायामीटर इक्वल्स टू हो जाएगा रेडियस इंटू टू, ये हो गया 41 इंटू टू, ये हो जाएगा 82, ये हमें मिल गया। तो डायमीटर हमें क्या मिल गया यहाँ पर 82 सेंटीमीटर हमें मिल गया, और ये हो गया क्वेश्चन का हमारा आंसर, है ना। 25 का जो पहला वाला पार्ट था वो हम लोगों ने अच्छे से कर लिया। अब इसका जो दूसरा वाला पार्ट है ये कह रहा अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस सस्टेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो, एक क्वेश्चन तो कम से कम आप कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कमेंट करके हमें बताओ, हम इसका एक पर्टिकुलर वीडियो बना देंगे, शायद 2 मिनट का या 3 मिनट, इससे ऊपर का तो नहीं होने वाला है ये। अगर आप नेक्स्ट वीडियो में हमसे कहते हैं कि भैया सेक्शन सी और सेक्शन डी और सेक्शन ई कंप्लीट सोल्यूशन दे दो, तो तीनों का सोल्यूशन एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। बट आपको करना क्या पड़ेगा, आपको 100+ लाइक करनी पड़ेंगी और हमें कमेंट करके कहना पड़ेगा कि भैया इन तीनों सेक्शन का सोल्यूशन दे दो। अगर 5 या 10 भी बच्चों ने कमेंट करके कह दिया तो हम इसका सोल्यूशन आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।